एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट है चुकी। यस सर। एस्ट्रोनॉमी को क्वेश्चन आते जो भूल सके तो बोलो। नहीं जब चाहूं तो कौन सा टॉपिक एस्ट्रोनॉमी, तारामंडल, न्यारका सब कंप्लीट है। अब तो पता पड़ेगा कि अंतरिक्ष में क्या सिस्टम चल रहा है। यस सर। अब तक तो धार्मिक मान्यता प्राप्त है दिन चंद्रमा कैसे मिलेगा। तो अब आप उसको जो कहे कि चंद्रमा मिलेगा तो रात के अपने स्वयं की प्रकाश, तो स्वयं के प्रकाश चंद्रमा मिलेगा नहीं मिलेगा सूर्य के प्रकाश। ठीक। अब तो पता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा देख सर अब देख जो कहे कि अपन सुन तो लो। देखो अब अपन पढ़ाएंगे टोपोग्राफी। टोपोग्राफी स्थलाकृति। स्थलाकृति जानता है? जमीन के बारे में, भूमि धरती के बारे में बता मैं धरती को कैसा का सिस्टम। अब अपन नीचे आ गए, अब अपन पृथ्वी पे आ गए अंदर। अब तक अपन पृथ्वी को ओवरऑल बता के निकल चले थे। अब पृथ्वी के अंदर पड़े, ठीक है। तो देखो स्थलाकृति मतलब भूमि, ठीक, या मृदा, मृदा कहती मट्टी। तो मृदा के अध्ययन को पेडालोजी कहता है। मृदा के अध्ययन को पेडालोजी, ठीक, मृदा के अध्ययन को पेडालोजी कहता है। अब मृदा के अंदर आवते उच्चा उच्च का आवता उच्चा उच्च मृदा। अब देखो उच्चा उच्च, उच्चा उच्च का मतलब होते हुए ऊबड़ खाबड़ जमीन। जैसे हमारा मुंह एक उच्चा उच्च में आ जाते हैं। हमारा मुंह गोला है कि ऊबड़ खाबड़ है? ऊबड़ खाबड़। इधर देखो जी सवाना घास को मैदान ठाड़ो है, इतने अमेजन जंगल ठाड़ो है ऊपर जी, डेजर्ट वे अपना थार मरुस्थल रेती रेते पूरे मुंह। तो जी का आया अपना जी स्थलाकृति में आया तो सिर चीज। अब यहाँ आंसू आ जाता है, माँ समुद्र या झीले आ जाते हैं। अपने झील में क्या होते है? पानी होते है। तो अपनी आंखें ने अपन झील मार लो जी, सवाना घास का मैदान ठाड़ो है जी, अमेजन जंगल ठाड़ो। तो ऐसे ही अपनी पृथ्वी पे ठाड़े, पृथ्वी अमेजन जंगल ठाड़ो है, अमेजन सवाना घास को मैदान में, सहारा डेजर्ट में रेते रेते उड़ रहा हूँ, नील नदी है। तो आंसू जब अपन रोवा तो जनते बहाव स्टार्ट करता है और जन तक बहाता होता ना होता। अब अभी तो आंख और नाक दो बहाते हैं। अब सिस्टम है बायोलॉजी में बता मैं अपने यहाँ जो एक नशा है बामे से एक आंसू तक का निकलते और एक आंसू जाग का निकलते। तो फिर अब जी आंसू चल रहा है, जी आंसू चला कि नहीं चला? हाँ, तो दो ने बराबर चलते। काउ काउ के नहीं आ पाते, काउ को जन्नो आए आते, तो दो बराबर चलते बात। समझ गए? उच्चा उच्च का चीज कहता है ऊबड़ खाबड़ जगह को अपन उच्चा उच्च कहते हैं। समझ गए? भूलना नहीं उच्चा उच्च। अब देखो ऊबड़ खाबड़ जगह उच्चा उच्च को तीन कैटेगरी में बांटता है। तीन कैटेगरी में, प्रथम उच्चा उच्च श्रेणी, प्रथम उच्चा उच्च श्रेणी, द्वितीय उच्चा उच्च श्रेणी और तृतीय उच्चा उच्च श्रेणी। उच्चा उच्च को क्या भागों में बांटता है? तीन भागों में। अब प्रथम उच्चा उच्च श्रेणी में आवते हैं महासागर, महासागर और महाद्वीप। ये दो चीजें आवते हैं। महाद्वीप जानती होंगे, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, इतने बड़े बड़े महाद्वीप है बेजा में आवते। और महासागर जानते हैं, प्रशांत महासागर, महासागर। तो दो चीजें क्या में आवते हैं? प्रथम उच्चा उच्च श्रेणी क्या में आवते हैं? प्रथम उच्चा उच्च श्रेणी में क्या आवते हैं? महासागर और महाद्वीप। हम लोग कहें एशिया तो क्या में आवेगा? एशिया क्या में आवेगा? प्रथम उच्चा उच्च श्रेणी। हम लोग कहें प्रशांत महासागर, प्रथम उच्चा उच्च श्रेणी। हम लोग कहें हिंद महासागर, प्रथम उच्चा उच्च श्रेणी। अंटार्कटिका महासागर, प्रथम उच्चा उच्च श्रेणी। अफ्रीका महाद्वीप, प्रथम उच्चा उच्च श्रेणी। यूरोप महाद्वीप, प्रथम उच्चा उच्च श्रेणी। जितने जो महाद्वीप है क्या में आवेंगे? प्रथम उच्चा उच्च श्रेणी। अब द्वितीय उच्चा उच्च श्रेणी देखो, द्वितीय उच्चा उच्च श्रेणी। द्वितीय उच्चा उच्च श्रेणी में अपने पहाड़, पहाड़, नदी, वायु यानी कि हवा बोल सकता है वायु, वायु, मरुस्थल, मरुस्थल जानता है?
मरुस्थल मतलब होता है कि मरा हुआ स्थल यानी कि जमीन जहाँ कच्ची जो उग ना सकत जाए, अपन बोलता है रेगिस्तान, मरुस्थल सब कुछ रेगिस्तान को कहते हैं। तो अब जो इतनी चीजें काम है आप द्वितीय उच्च श्रेणी द्वितीय उच्च श्रेणी, हम जो कहेंगे नील नदी काम में आवेगा द्वितीय उच्च श्रेणी में, सहारा डेजर्ट द्वितीय उच्च श्रेणी में, थार मरुस्थल द्वितीय उच्च श्रेणी में, बोलो करो बोलवे से रिपीट अपने याद बनाते हो। द्वितीय उच्च श्रेणी, द्वितीय उच्च श्रेणी। तो जो उच्च को कॉन्सेप्ट हो ना कि ऊबड़ खाबड़ जमीन को अपने उच्च कहते हैं जी, परिभाषा उच्च की, तो जी एकदम कॉन्सेप्ट की नहीं दिमाग में बस जाएगी। तो अब तुम बताएंगे कि हिमालय पर्वत काय की श्रेणी में आवे? द्वितीय उच्च श्रेणी, द्वितीय उच्च श्रेणी। अब हम जो कहेंगे तुमसे कि गंगा नदी कौन सी श्रेणी में आवे? द्वितीय उच्च श्रेणी, द्वितीय उच्च श्रेणी। प्रथम उच्च श्रेणी प्रशांत महासागर, प्रथम उच्च श्रेणी। अब देखो तृतीय उच्च श्रेणी, तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर उच्च श्रेणी में आवते हैं जो नदियों से जो आकार बनाए जाते हैं, ऐसा आकार, भी आकार, जो नदियों से आकार बनाए जाते हैं। आकार कैसे? तुमने देखी हुई कि हवा से आकार चेंज हो जाते हैं। कैसे आकार चेंज हो जाते हैं कि रेगिस्तान हो, रेगिस्तान में अगर हवा चल रही है तेज स्पीड से तो यंकी रे टूटे के माँ पहुंच जाएगी। तो यंको आकार चेंज है कि माँ पर्वत है जाओ कौन देखो कि यहाँ पर्वत तो आंधी आएगी, जिनको पूरा पर्वत गाँव है कि माँ इकट्ठो है। तो हवा भी तुम्हारी नई नई स्थलाकृति को निर्माण करती है। जैसे अपनी एक नाक बंद है जा, एक नाक, तो अपन सबसे पहले अपने फेफड़ा में भरेंगे हवा, फिर एक नाक बंद करेगा और स्पीड से जोर देता वो डरे दिखावता दोबारा। हवाई तो अपनी उच्च श्रेणी बदल टैटूगा में खखार जम जा, टैटूगा में तो अपन जो कहता तो जी कहा है स्पीड से हवा निकालना है अपन, तो अपने जो अंदर की जो स्थलाकृति शेप है गई में ते द्वारे आ जाता खखारे के टॉप में। तो हवा भी अपनी नई नई स्थलाकृति को निर्माण करती। नदी भी ऐसे चलते कीड़ा की नहीं टेढ़ी मेढ़ी, तो ऐसा आकार में चलते, ऐसा आकार की नहीं तो भी आकार की होता है जब पर्वत काटे के निकलते, पर्वत दो तेज पर्वत में काट के निकलेगी तो भी आकार की वैली या घाटी बनाएगी, या फिर वो पर्वत के बीच में से निकलेगी तो बन जाएगी। या वही तो बोल रहा है, अगर दो कर्रे पर्वत है जिन पर्वत ने नदी अपने पावर से तोड़ नहीं पा रही है, तो अब वो जालम पर्वत से जाड़ो है, जालम को से जाड़ो है, बीच में से निकल जाएगी। अगर तोड़ देती तो फिर वो चौड़ी है जाती, तोड़ नहीं पावेगी तो फिर भी आकार की। अब हम जब पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, बार बार बतावे नदी के कौन कौन से आकार होते हैं। कल को देना पूरा नदी के आकार के ऊपर ही चले, वो कौन सी जगह पे नदी कौन से आकार बनावते हैं और आकार को नाम का होता है। पहले नंबर पे मिट्टी है, मृदा चली। पहले नंबर जी मृदा, मृदा का चढ़ा रहे हैं। मृदा मतलब जी नहीं चढ़ा रहे, जलोढ़ मिट्टी जे अलग पड़ा में, जे मृदा पड़ा में, जे अलग पड़ा में। अब चल रहा है अपन महासागर कौन सी जगह पे, प्रशांत महासागर कौन से में आवते हैं, जी बांटे गए पढ़ावे के आसान है दिक्कत, तो पढ़ाई आसान है यार, नहीं ऐसी गद्दे तो को पढ़ी नहीं पावे को। जैसे रामायण में 8 से 9 कांड आता है, लंका कांड लियो और बाल कांड लियो, एक जगह से पूरी रावण कर देता तो भारी है यार। ऐसे ही अपनी पाठ में चैप्टर होता है, जी पाठ को जी चैप्टर, जी पाठ को चैप्टर, तो अपन आराम से कर लेता है। अपन हमेशा अपनी जिंदगी के छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ करो, डायरेक्ट बड़े लक्ष्य की कोशिश मत करो। जैसे अगर तुमने पहले दिन दौड़ विकास स्टार्ट कर ली और पहले दिन ही तुमने सोच लिया कि आज हम यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाएंगे, तो 500 मीटर हड़ पाएंगे और मर लेंगे, वापस लौट आएंगे। और भाई आज तुम पहले दिन जाओ और 100 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट करो, यानी आज हम केवल 100 मीटर जाएंगे। तो जैसे ही तुम 100 मीटर जाएंगे तो तुम्हारा मन जो कहो 50 मीटर और चल लो, तो अब तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन डेवलप होने लगे हो कि हमने 100 मीटर को लक्ष्य रखो और हम वहां से आगे चले गए। ऐसे धीरे 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 अपने लक्ष्य ने प्राप्त कर चलो। आज 1.5 से, कल 3 से, परसों 9 से, 1, 2, 3, अब तुम 15 किलोमीटर चले जाएंगे बिंदास। और तुमने जी सोची कि डायरेक्ट हम लक्ष्य एकदम 15 किलोमीटर को रखेंगे, जी बात तुम लोगों से कहा था कि डायरेक्ट लक्ष्य यूपीएससी को मत रखो अपने अंदर, कि डायरेक्ट यूपीएससी की बहुत लंबी चढ़ाव है। जो मान लो कि तुम अब दौड़ स्टार्ट कर रहे हैं और तुम्हें एकदम बजना है 15 किलोमीटर एकदम, तो अब जी चीज मानो, तो तुम अब लक्ष्य छोटे छोटे करो। अगर छोटे छोटे पेपर तुम अच्छी तरीके से निकालते जाएंगे, छोटे से छोटा पेपर, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा।
कॉन्फिडेंस सावन लगेगा जिंदगी जी निकाल दो जी निकाल दो, यानी कि मतलब हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, फिर और निकालेंगे तुम ऐसे ही ऐसे धीरे 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 बाद जगह पे पहुंच जाए। जरूरी नहीं है कि पेपर नहीं करे, पेपर दो, फेलियर हुआ आवेगी तो तुम्हें पता तो पड़ेगा कि हम जात चीजें की वजह से फेल हो गए। फेलो का मतलब जी नहीं होती ना कि खत्म है चुकी, फेलो का मतलब जी होती है तुम्हें सीखो फेल से। जो पास है वो लगातार अभी तो पास, बाकी तो एक्सेप्टेड है कि पास है ही जाए, जो फेल है वो बस सीखो कि हमने ऐसी कौन सी जगह पे गलती करी कि जा गलती की वजह से आया नंबर कम आ गए, वह गलती पे दोबारा गलती नहीं करनी, दोबारा गलती नहीं करनी। एक बार गलती है जैसे बात गलती कही जाती, दो बार गलती हो बात गलती ना की जाती, ठीक, एक आध बार की चल जाएगी। तुम भाई गलती हर बार कर रहे हैं, भाई गलती, भाई एक सीढ़ी पे चढ़ रहा है और गिर रहे हैं, भाई एक सीढ़ी चढ़ रहा है गिर रहे हैं, अब सीढ़ी हो तो दूसरी करो, पहली पे गिर पड़े कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब दोबारा पहली पे चढ़ो ना तो पहली पे छक के चढ़े जाओ। अपने पता है कि सीढ़ी पे कौन सी जगह पर अपने गिरेंगे, अपने जगह पर लात ही नहीं रखेंगे, और रखेंगे तो साध के रखेंगे, समझ के रखेंगे कौन सी जगह पर नहीं ज्यादा चिकना आटा जाएगा अपन गिर पड़े, तो अपन अच्छे से दूसरी सीढ़ी पे लात धरेंगे। अब पहली सीढ़ी को अपने पता है, दूसरी को तो ना पता, तो दूसरी पे लात धरेंगे फिर गिर पड़ेंगे, हम मानना है फिर गिर पड़ेंगे, तो जब फिर दोबारा धरेंगे तो तुम्हें पता है दूसरी को कौन सी जगह पर पट रहा हो, तो जी गलती दोबारा ना दोहराओ। अगर जी गलती दोबारा दोहराते रहेंगे तो जिंदगी भर तक एक और दो पी लगी रहेगी और तुमकी जिंदगी में कुछ नहीं करता। आखिर में आके डिप्रेशन आ जाएगी तुम्हारे अंदर, तनाव आ जाएगा और दाखिल डिप्रेशन में आके मोड़ा सुसाइड कर लो। भगवान को दबाओ प्लस खुद को दबाओ कि इतनी मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है मेहनत कर रहा है और पेपर की पेपर ना नहीं कर पा रहा, तो मेहनत ही गलती स्टार्ट कर रहे हैं, NH7 पे भगे जा रहे हैं, गलती मेहनती तुम पूरी गलती स्टार्ट में चल रहे हैं, तो अपनी गलती दोहराओ, अपनी गलती देखो कि हमको गलती तो ना जा रहे, हम जी नहीं कह रहे कि पढ़ा देखो अपने घर वाले तो अपन तो जी एक्सेप्ट कर रहा है कि मोड़ा 28 घंटा पढ़े, 28 घंटा 24 होता है ना, लेकिन घर वाले जी चाहता कि मोड़ा 28 घंटा पढ़े, लेकिन नहीं, 8 घंटा पढ़ने, 8 घंटा सोने और 8 घंटा खेलने कूदने जो करने तुम्हें 8 घंटा 24 घंटा है बस, केवल 8 घंटा, ज्यादा नहीं पढ़ने, ज्यादा सोने ज्यादा सोने ज्यादा नहीं, 8 घंटा से ज्यादा कुछ नहीं करना, 8 घंटा का अपना टाइम सेट लगाओ, 8 घंटा हम जी काम करेंगे, 8 घंटा हम जी काम करेंगे, 8 घंटा हम जी काम करेंगे, बस जी नहीं बनेगी एक जगह बैठे 16 घंटा पढ़ रहे, अब 16 घंटा पढ़ेगी तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, पहले छोटे छोटे लक्ष्य पैदा करो, एक मिनट माइंड में स्टार्ट होते हुए तो 40 से 50 मिनट तक चलते बस, जय की वजह से हम तुम्हारी क्लास हो 40 से 50 मिनट की ले, बाकी बात तो तुम्हारे अंदर बोरिंग आने लगे, का ऊपर है कि करोगे तो फिर मतलब वही का को मास्टर पढ़ा रहा हो कि जो मास्टर पढ़ा रहा हो वो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, इतना पढ़ाओ कि बच्चा की समझ में आ जाए, ना आवे तो बात खत्म करो, छुट्टी कर दे पे सीधी बात। देखो अब हमने क्वेश्चन पूछा कि नदी की V आकार की वैली कौन से उच्च श्रेणी में पाई जाती है, नदी कौन से उच्च श्रेणी में पाई जाती है, पर्वत, वायु, मरुस्थल, सहारा डेजर्ट, मरुस्थल को थार मरुस्थल, द्वितीय उच्च किसे कहते हैं, अब देखो अब हम जी मैट रहे, ठीक है, अब हम तुम्हें पढ़ावेंगे कि अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण, जो तुमने देखे होंगे अपक्षय क्रिया का होते पढ़े होंगे तुमने जरूर जीवन को, तो अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण ये चीज और देखो पहला टॉपिक को नाम है तुम्हारे को अपक्षय, ठीक, अपक्षय को मतलब होते हुए टूटना फूटना, क्या होते हुए टूटना फूटना, अपक्षय का मतलब क्या होते हुए टूटना फूटना मतलब अपक्षय, लेकिन अपक्षय क्रिया दो जैसे तुमने देखी टूटना फूटना कैसे, काव्य काट दो जैसे लकड़ी है कुल्हाड़ी से काट देते अपक्षय कर दो, लकड़ी टोट दे अपने बीच में, दो पत्थरा लेके आपस में फोड़ दो वे अपक्षय कर दो, अपने अलग कर दो टोट दे, शीशा फोड़ दो अपक्षय कर दो टोट दे अपने, तो ये अपक्षय होता है। काउ चीज है टूटना, तोड़ना और फोड़ना दो चीज, फोड़ दे तो अपक्षय है और टोट दे तो अपक्षय है, तो टूटना फूटना क्या होता है अपक्षय क्रिया होता है, ठीक है, लेकिन अपक्षय क्रिया दो तरीका से होते हैं,
दो तरीका के तो बुद्धि को अपचय क्रिया दो तरीका की होते हैं। एक तो होता है रासायनिक अपचय, रासायनिक अपचय, रासायनिक अपचय, अपचय, और एक होते हैं भौतिक अपचय, भौतिक अपचय, भौतिक अपचय। अपचय। ये दो तरीके की अपचय होते हैं। अपचय क्या प्रकार की होते हैं? दो। कौन कौन सी? रासायनिक अपचय और भौतिक अपचय। देखो जो तुम्हारे तुम बायोलॉजी लेंगे या कोई मैथ लेगा जो बच्चा 12 में ले हैं, में जो आवता है फिजिक्स केमिस्ट्री ब्रेकी टॉपिक है, ये दो देखो रासायनिक अपचय का चीज होता है और भौतिक अपचय का चीज जी समझो। जैसे अपन ने रोटी ले खाई यस सर और रोटी को कोरा अपन ने तोड़ दो तो वो कौन सी अपचय होगी? भौतिक अपचय होगी। अपचय तो होगी, अपचय तो दो अपचय ही होते हैं, लेकिन रोटी तोड़ दो कोरा तोड़ दो खावे कार्य तो वो कौन सी अपचय होगी? भौतिक अपचय होगी। और रोटी मुंह में लेके लार मिला के मुंह में खाए और पेट में पहुंच गई तो माँ बैठो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जी अपने पेट में पाया जाता है जी, एसिड होता है जो खाना गला देते हैं, जो खाना टुकड़ों में खंड खंड कर देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बायोलॉजी आवेगी तब आवास के बारे में बताऊं, तब चीज बताऊं पेट की। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने खाना तोड़ देते हैं और मल के रूप में बाहर कर देते हैं। तो अब पेट में जो क्रिया है वो कौन सी अपचय क्रिया होगी? वो रासायनिक अपचय होगी। और रोटी तोड़ दी अपन ने, मुंह में चबा रहे हैं अपन, भौतिक अपचय, दांतों से ऊपर वह तोड़ ही रहे और वह लील नहीं पेट में मिला रहे, अब कौन सी होगी? रासायनिक अपचय। हाँ ऐसे ही होता है। अब अपन ने लोहा लो, लोहा है अपन ने ऐसे ही तोड़ दो, वो कौन सा अपचय? भौतिक। और भाई लोहा है अब गर्म करके पिघला के अलग अलग करना, वो कौन सी क्रिया होगी? रासायनिक अपचय। यानी कि समझ में आओ तुम्हें? भौतिक अपचय में क्या चीजें होते हैं जो अपन डायरेक्ट तोड़ दे, डायरेक्ट तोड़ फोड़ करते बाकी कुछ नहीं करते, अपन डायरेक्ट सीधे तोड़ दे तो वो भौतिक में आ जाते हैं। और वहां पर केमिकल मिला के या अधिक तापमान पे या रासायनिक प्रक्रिया मिला के अगर बात खंड करेंगे तो रासायनिक अपचय में होता है। अपचय को कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। अपचय माने क्या होता है? तोड़ना, अपचय कहलाता है। ठीक है। अब अपचय के बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है? अपरदन। अपरदन, अपरदन और समझो। जैसे अपचय का मतलब क्या होता है? तोड़ना या फोड़ना। ऐसे अपरदन का मतलब होता है घिसाव, घिसने का, हीरा घिसत हुए, घिसाव होते हुए। ऐसे बड़ी बड़ी नदियां घिसाव करते हैं। अपन ने ईंट लेता है, ईंट दो ईंट लो तो दो ईंट जो करके जो घिसो तो क्या होते हुए? घिसाव में क्या होते हुए? अपरदन। दो ईंट ने फोड़ दे वो क्या रहा है? अपचय। और घिस दे तो क्या रहा है? अपरदन। सुन लीजिए यस सर। जब जब कोई चीज देखो करो ना, वहां सबसे पहले अपनी पढ़ाई को इस्तेमाल करो। पढ़ने 8 घंटा है, हमने जी नहीं बोले कि 8 घंटा के अलावा नहीं पढ़ने, पढ़ने 8 घंटा है और 16 घंटा पढ़ाई के माहौल में रहने। पढ़ाई का माहौल समझ रहे तो कछु काम कर रहा हूँ पढ़ाई के प्रति सोचने कि हमारा जब हमारे कॉन्सेप्ट से कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, जाके माहौल में रहना चाहिए। सोए रहे तो कोई पढ़ाई सोए रहे तो बुद्ध अपना आउट ऑफ सिलेबस से जाता है, माता अपना जीना पता कि सोच का रहा है तो पढ़ाई के बारे में क्या सोचे। लेकिन जो अपन दिन में गतिविधियां करते हैं वो ही रात में गतिविधि दिखाई देते हैं। तो जब तुम पूरे दिन गतिविधियां अपनी पढ़ाई की प्रति करेंगे तो रात में तुम बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। समझ रहे? तो अब समझ गए अपरदन में क्या चीज होते हैं? किसी चीज को घिसाव, वहां से अपन यहाँ लिखे घिसाव की नहीं लिखे क्या करते हैं? ज्यादा लिखे नहीं चाहिए, जो चीज और फटाक डाउनलोड मारो अपने माइंड में। सबसे पहले डाउनलोड मारो कोई चीज हो। अब देखो तीसरे नंबर पर निक्षेपण। निक्षेपण अब जी समझो निक्षेपण का चीज होता है। जैसे जी टूटना फूटना, जी जा का मतलब होता है जमाव। जैसे एक कमरा है, कमरा में चारों गिद्दी धूल कंकड़ फैले और एक बाल्टी पानी कमरा में मार दे तो वो पानी सारे धूल कंकड़ ने अपने अंदर ले ले और छोड़ देते हो। बाकी 1 या 1.5 घंटा बाद आना तो पूरा धूल कंकड़ एक जगह पे इकट्ठे मिलेंगे। जहाँ जगह पर ढाल हो वही जगह पूरे कमरा में पानी उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा। तो जा मतलब होता है जमाव प्लस जगह पर ढाल होगा वहां पूरा जमाव आ जाए, पूरा जमाव आ जाओ। जैसे अपन ने ईंट ली,
एक ईंट ली बाद पहले तोड़ दी, दौड़ कर ली अद्धा अद्धा। तो अब हम क्या करो अब चेक करते यानी कि तोड़ दी। फिर 2 ईंट ली घिसल अपर्दन मान लो। अब घिसवे के बाद मेरे मतलब लाल कलर को वो निकलते हुए वो कहाँ गिरते हुए नीचे। तो जो नीचे पैरों है जमा है रहा नीचे नीचे लाल मट्टी सी गल्ला एक सूदी है। तो बास जमा सो का कहता नीचे पर ईंट ले तोड़ दे का के ले जाएगी अपचा जाएगी। अब तोड़ने के बाद अब आप घिसाव है अपर्दन। अब घिसाव आएगा लाल मट्टी जमा है। जैसे तुमने सिल देगी ये सिल जहाँ पे अपने जनमान से मसाला पीसा थे पहले क्या करते सिल पे देखो ये अपनी सिल है ठीक। अब सिल पे कहा है कि सवरे मसाले दद्दे जाएंगे लहसुन ठाड़ा मिर्च ठाड़ी धनिया पुदीना जो धरने थे दत्ते जाएंगे। अब जो जी सिलवत्ता बोलता जाए अपन लोड़ा कहता लोड़ा सिल पे। तो जब लोड़ा तो जब पहले पूछो जाती पूछ रहे तोड़ रहे जाए जब पहले क्या कर रहे हैं अब चेक कर रहे हैं। अब जब तू पूछने के बाद फिर जा घिसो जाते हो तो क्या कर रहे हैं अपर्दन कर रहे हैं। अब जब सही घिस जाएगा तो फिर आप एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हो जमा। तो अब वो कहा रहा पानी मारेगा गिरी मैं का दौर रहेगा और पानी मारेगा समझ। हर चीज में लगाव करो हर चीज कौन चीज का है देखो बात समझो। देखो जिंदा दिमाग को मतलब ही हो तो कोई चीज देखो वह पढ़ाई में लगाओ हर चीज देख समझे। फिर हम तुम्हें एक समझा रहे हैं फिर एक देखो अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण। फिर एक समझ लीजिए चीज ठीक है वो जैसे समझेंगे वैसे तुम्हारे का फायदा रहा है। अपर्दन वैसे तुम अपक्षय समझ गए वही टूटना अपर्दन निक्षेपण जमाव। पहले जो 3 शब्द याद करो। पहला शब्द का नाम कहा है दूसरे को तीसरे को पहले को दूसरे को तीसरे को निक्षेप। ये 3 शब्द याद है। अब हम क्वेश्चन करेंगे टूटना फूटना घिसाव होना जमाव होना निक्षेप। हाँ बाकी बात है कोई पदार्थ को एक जगह पे जमा रह रहा हो तो उसे क्या कोई पदार्थ आपस में घिस रहा हो तो क्या अपर्दन करेंगे। कोई पदार्थ टूट रहा हो तो आप जैसे रोटी यस फिर रोटी उतार ले रोटी बनेगा पहले अपन हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे अपन सबसे पहले अपन करेंगे अपचय करेंगे बाद फिर अपचय करने के बाद फिर वह पेट में जाके घिस के वो पहुंच जाता है पेट में और फिर बाकी बात पेट में पहुंचने के बाद एक जगह पर जाके जो अपने बाहर निकलता समझ गए। ढाली की ओर नीचे ढाली तो है ढाली की ओर जमा हो जाते और बाकी बात आउट ऑफ सिलेबस यानी कि अपने शरीर से बाहर हो जाते। तो समझ गए अपर्दन अपचय क्या कहलाता है टूटना या फूटना अपचय है वो निक्षेपण जमाव। इतनी उतावली में मत रहो क्वेश्चन सुनो ताकि पहले आंसर दे और दूसरी बात आपस में बोला चाली कम करो। तीसरा क्वेश्चन सुनो घिसाव को क्या कहेंगे अपर्दन। अब देखो जी समझ गए। अब हम जो कहेंगे खड़े काउ चीजें काट दो खड़े काउ चीजें काट दो कौन सा अपचय और जैसे कि अपन सुनो दही देखो दही दज्जे गरम करता तो प्रभाव में घी निकल आवता तो बाम कौन सा अपचय है रासायनिक अपचय है। सही बात है घी में से अलग है। दूध देखो दूध है अपन गरम करके खोआ बन जाते हैं तो बाम कौन सा रासायनिक अपचय। आटो है मारेगा रोटी बन जाता है यानी गीलो करना है तभी तो कोई चीज बन रही है वो में भी रासायनिक अपचय है। समझ गए कोई चीजें गर्म करके या ठंडी करके कोई अलग चीज बनाई जाए कोई चीज से वो रासायनिक अपचय हो और डायरेक्ट तोड़ दो जैसे तुम्हें अगर यहाँ घर मारवो कूटवो उठाए के पटको स्टार्ट कर दे तो कौन सी क्रिया लगेगी भौतिक लगेगी अपचय लगेगी। अब तुम्हें नंते मार मुड़ गए नंते लात पकड़ के दोनों घसीट के ले जा तो क्या होगा घसीट के ले जा तो क्या होगा रासायनिक अपचय लगेगी तुम्हारी हर चीज
घसीट के ले जाएंगे तो क्या होगा? घिसाव। घिसाव घसीट के ले जाएंगे, घिसाव एक ही बात आवत है। तो घसीट के ले जाए अंत में तो कौन सी क्रिया लगेगी अब तुम्हारी? अपर्दन लगेगी, अपर्दन लगेगी। और माल ले जाके ढाल की तरह रोड पे नीचे फेंक दो जाए, नीचे पर या तुम्हें कूट के तो माँ का होगा अपचय, जनते घसीट के ले जाए तुम अपर्दन और माँ उठा के फेंक देते नीचे पर। नीचे पर। समझेगा तीनों चीजें? यानी कहने का मतलब ये है कि अपचय टूटना फूटना, अपर्दन घिसाव, ये घसीट वो एक ही बात होते हैं। नीचे पर जमा, एक जगह पे इकट्ठो करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन घर की सफाई करते हैं तो झाड़ता है, सबसे भोगड़ा लेके झाड़ता ना, अपन घिसाव करना, अपर्दन हिसाब करना। तो जब अगर बड़ी बड़ी चीज है तो भाई अपन छोटी छोटी चीजें तोड़ लेंगे, छोटी छोटी आ जाएगी तो अच्छे है। अब भाई छोटी छोटी चीज आराम में सरक जाएगी, सरक रंजे तो घिस रंजे में, घिस रंजे तो अपर्दन है। और अपन अपने कमरा पे अपन द्वार जाता तो ढाल की ओर ले जाता है और माँ जाए पूरा इकट्ठा कर दिया तो क्या है? समझ गए? ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा? अब तो कोई क्वेश्चन जवाब नहीं मिलेंगे। चल अब अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब तो बता देंगे नदियों की बात, नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर होता है, ठीक है। भौतिक समझ गए? अब देखो नदियों का उद्गम स्थल, जा बैठे देता अच्छा, ठीक है, जगह ले लेते। नदियों का उद्गम स्थल, अब नदी के ऊपर चलेंगे, नदी के ऊपर, ठीक, नदी के ऊपर। अब देखो नदियों का सबसे पहले होता है उद्गम, हाँ उद्गम को तो जानता क्या चीज होता है? उद्गम को मतलब होता है काउ चीज को निकलना हो, स्टार्ट, शुरू का पॉइंट। जैसे तुम्हारा उद्गम बालाजी बतावे काम होता है, ऐसे ही हर आदमी को उद्गम होता है। नर्मदा को अमरकंटक में होता है, गंगा जी को अपने गंगोत्री से होता है। हालांकि गंगा जी को उद्गम बस सही मानो जाए तो देवप्रयाग में भाव है। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलके गंगा जी निकली लेंगे, भागीरथी नदी निकली है गंगोत्री से, भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी को संगम हेवे के बाद जो नदी बन के चली है बांस और गंगा नदी का जी। हम नदी के और जब नदी कॉन्सेप्ट होगा तब हम बतावे। अब अपन ऊपर ऊपर चल रहा है, जो उद्गम मतलब समझ गए, किसी चीज का जन्म स्थान होना, उसे अपन उद्गम कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट होता है मोहाना। मोहाना, मोहाना, मोहाना को मतलब होते हुए जा नदी को एंड हो, अब वो जाके समुद्र में जाएगा उलटी, यानी कि एंड, तुम्हारा एंड मरघटी है जाएगी, शमशान घाट में जाएगी तो मरघटी जाएगी, यानी तुम्हारा वो मोहाना है, खत्म है, ठीक। कोई नदी की अपनी गंगा जी चल रही है, जब मन से निकली तो बात कहाँ कही जाएगी? और जा रहा है कि बंगाली खाड़ी में मोहाना कही जाएगी। तो बंगाली खाड़ी में आ जाए वो तो फिर गंगा की जाड़ा नदी पानी को तो मानो जाओ तो अपन जब निकली तब मानो जाओगे गंगा होगी, यहाँ वो समुद्र में समावेगी, बात कहता मोहाना, मोहाना जहाँ से वो निकलेगी बस उद्गम। ये चीजें पे ध्यान रखो। अब आगे कॉन्सेप्ट में थोड़ा होगा। अब देखो ढाल, ढाल और देखो अपनो जो दोस्त है ना, अपना दोस्त भले ही तुम 3 या 4 जो दोस्त रहता है तुम्हारे, जिनमें से देखो पर ढाल को काम कर रहा हो। ढाल जानता, ढाल का चीज, ढाल जानता का चीज का हम बताओ। तुमने बड़े बड़े महाराजा देखे होंगे, एक तलवार ले आता है, समझेगा ढाल का? तो दोस्तों का मतलब जी होते हुए कि सुख में तुम्हारे पीछे होते हैं, ढाल वैसे राजा अपनी पीठ पे बांध रहा सुख में, और जैसे ही तुम पे विपत्ता आवेगी, दुख आवेगा, तो ढाल सबसे पहले आके पार किए जी होते दोस्तों का मतलब। दिनन्या के सुख में तो आगे ठाड़ो पहले हमें दियो दुख आवे तो हमें पता ही ना कि दी को आती पीछे रहती है। अगर तुम बाजार में पढ़ रहे हैं, पिट रहे हैं अपनी, और दोस्त आएगा तो मधी नहीं कहो कि हमारा दोस्त बम बने सकते, चुपचाप ढाल और मारो जाए, और मारो जाए, पिट भी लायक है, बाद में भले तो हॉस्पिटल में ले जाए। तो ऐसे दोस्तों से। और एक बात, एक पुराने दोस्त से, एक पुराना दोस्त 2 नए दोस्तों से बढ़िया होते। जैसे रूस के हर व्यक्ति को सम्मान करो, हर व्यक्ति को। आज अगर तुम्हारे घर में पुलिस आ जाए ना तो बगल वाला मोहल्ला वाला गेट बंद कर लेते हो, क्या मैं सुनाई करने लगे। ऐसा रूस ने बाद जमाने में आके भारत की रक्षा करी थी, बाद जमाने में आके परमाणु मिसाइल लेके आओ तो 40वां बेड़ा, जिन्हें 7वां बेड़ा पहुंचाओ 40वां बेड़ा पहुंचाओ रूस ने।
जाओ भारत पे कोई भी आँच नहीं आने। नहीं, आज क्या है मोहल्ला वाले तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, दूसरे देश ने आए तुम्हारे देश की रक्षा करेंगे। तो जी नहीं कि आज युवा अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है कि अमेरिका की दोस्ती बहुत जरूरी है। अमेरिका गद्दार है, अमेरिका अपना इंटरेस्ट देकर तो यहाँ पर लाभ पैदा हो वही जगह पर रहेगा। पहले पाकिस्तान में लाभ प्राप्त होते, पाकिस्तान तरफ से आओ तो अमेरिका सतह बिड़ा लेके, आज भारत की ओर बैठो है अमेरिका की कबू वफादारी पे मत कर, रूस कभी भी निकल सकते हो अमेरिका तुम्हारी खोली में। हाँ अब अपने रूस के संग नेक गए थे, अमेरिका ने पाकिस्तान में रुपया दे दे, पाकिस्तान ने रुपया दे दे अपने F-16 जो F-16 फाइटर जेट है मैंने की मरम्मत तक का। भारत ने सवाल करे काय को कि वैसे ही दे दे। अभी बता तुम्हें दुश्मन को रुपया दो तो हमारे ऊपर ही चलेगा ना, रुपया तो बम में ले तो हमारे ऊपर ही चलेगा। पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन तो अपने ही। तो अमेरिका की चाल रात कि इंडिया हवाई जहाज देखो संगम पाकिस्तान में पकड़ा है, लेकिन अपने सबसे ज्यादा फाइटर जेट हथियार रूस से ही आवता है। रूस के हर व्यक्ति को सम्मान करो क्योंकि रूस अपना पुराना दोस्त है, बा जमाने का दोस्त है। रूस कभी अपन से खिलाफ नहीं जाए, कौन से मुद्दा अपने काज है। रूस ने बहुत बार वीटो लेके आओ, सन 1999 में कारगिल में वीटो यूएनओ में शामिल है। चाइना ने कही थी कि नहीं नहीं भारत पे हमला करो जाए, भारत गलती कर रहा है। चाइना ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, सब देशों ने 5 देशों के पास वीटो है और 4 ने मंजूरी बद दी। अगर रूस भी मंजूरी बद दे तो अपने ऊपर पूरी दुनिया के मारती। रूस ने वीटो लगा दो कि नहीं भारत के ऊपर कोई भी देश हमला नहीं करे। रूस ने अपने का बहुत बार वीटो लगा। नहीं अपन वीटो शक्ति नहीं आवता, अपन वीटो शक्ति नहीं आवती नहीं। यूएनओ में 5 ही सदस्य प्रमुख है, वही वीटो में आवता है। अगर वे 5 अपने काउ के अगर बे देश ने अगर जापान नहीं आवता, अगर बे देश ने आके कुछ चीज कर दी तो वो चीज लागू हुई। लेकिन रूस ने अपने बहुत बार बचा। तो रूस अपने ढाल की नाम जब सुख आवत तब रूस पीछे ठाड़ा हो जाते कि अब भारत आगे होंगे, क्योंकि अब भारत के पास पैसा है, रूस से ज्यादा पैसा है अपने पास, रूस से ज्यादा जनसंख्या है अपने पास, जीडीपी में रूस से अपन ज्यादा ठीक ठाक है। तो अब भारत आगे चल रहा है। जैसे ही भारतीय में विपत्ति आवत है तो रूस आगे ठाड़ा जाते कि अब हथियार हम पे जाता है, अब हम लड़ेंगे तो पीछे आ जाए। तो रूस है ढाले की नहीं। तो रूस से भारत का सेक्शन चल देश ने भारत तो ले रहा भारत अब खुले तौर पे संग नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर रूस पे किसी भी दूसरे अब यूक्रेन से हमला चल रहा है, अब यूक्रेन छोटे मोटे देश लड़ते नहीं लड़ रहा है। जैसे ही बड़े देश रूस के ऊपर हमला करेंगे तो फिर भारत अपनी सेना लेकर रूस की तरफ पहुंच जाएगा। हाँ अब पहुंच जाएगा, क्योंकि अब छोटे मोटे देश चल रहा तो अपन अब हाथी और चिट्टी की लड़ाई है तो अपन काय को बीच में जाए। जब हाथी और हाथी की लड़ाई होगी तब पहुंचेंगे। हाँ अब एक हाथी पे ज्यादा लोग, अब कहा है एक फूंक के मारे चिट्टी पता नहीं कहाँ पहुंचेगी। भारत अब खुले मन से सपोर्ट नहीं कर रहा है, अब अंदर ही अंदर कर रहा। मतलब कि खुला जी दिखा रहा है कि अपन रूस के सपोर्टर ना तो नहीं, लेकिन अंदर दिल से अपन रूस के सपोर्टर है। दिल से कि अगर कोई देश ने रूस के ऊपर हमला करे और बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका कर ला खड़ा है कि हम रूस पे हमला करें, चीन नहीं करेगा। चीन तो अपने सपोर्टर है रूस को, चीन नहीं करेगा। यूरोपियन नाटो आया कल खड़ा है कि अब हम युद्ध लड़ेंगे रूस, तब भारत जाएगा, तब चाइना पहुंच जाओ रूस के संग, तब पहुंचे। और RIC रसिया, इंडिया और चाइना, ये 3 देश जगह पे है जाएंगे। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो ये 3 देश नहीं रोक सके। परमाणु मिसाइल में सबसे ज्यादा रूस, सबसे ज्यादा मिसाइल ठीक। इतना सामने टोटल और इतना अकेले रूस पे। जीडीपी में अकेला चाइना अमेरिका टक्कर ले सकते हैं। बाकी बात भारत ले फिर रूस लो। जीडीपी पैसा के मामले में चाइना बहुत पैसा, चाइना की अगर अपने पास एक पैसा, चाइना के पास 20,000 पैसा जो मानिए एक की 20 की तुलना कर रहा करते यही तुलना। अपने पास $3 ट्रिलियन की जीडीपी है, बाकी पास 22 से 23 ट्रिलियन डॉलर, कितनी गुना 30 तरह 8 गुना जीडीपी अच्छी की चाइना है। पैसा के मामले में चाइना सबसे। और सेना अपने पास, चाइना के पास इतनी सेना है कि दुनिया की कोई सेना टक्कर ला सके। 23 से 24 लाख सेना एक्टिव चाइना की है, 13 से 14 लाख सेना अपनी एक्टिव बैठी। ठीक, चाइना और रूस की अलग है। जो अपन 3 देश दुनिया टक्कर दे सकता, लेकिन जो 3 देश में 2 देश तो सहमत हो जाएंगे, रूस और इंडिया, लेकिन चाइना सहमत नहीं होगा। चाइना की जो नीति है वो हड़प नीति की, जैसे लॉर्ड डलहौजी के समय हड़प नीति आई थी, ऐसी चाइना नीति बनाओ। तो चाइना 100 रुपया देगा, 1000 रुपया मांगते हो अपने। 100 रुपया में तो बात ही ना करते, 1000 रुपया दो, और 1000 रुपया करते को आदमी दे दे 100 रुपया लाए।
समझे? नहीं तो जी ले अच्छा ढाल, ढाल बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। ढाल मतलब जी चीज होता है कि जहाँ जगह पर ढाल जा, उत्तराखंड में रात के सोए सवेरे बिहार में तैर रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ी या उत्तराखंड की सभी नदियां बिहार में आकर निकल के जाती हैं, मैदानी क्षेत्र जगह पे है। तो रात के सोए सवेरे खटिया सहित ओढ़ना सहित बिहार में तैर रहा है। देखिए कहाँ है कि बिहार में का ढाल ज्यादा, पर्वत ज्यादा, तो यहाँ ढाल ज्यादा होते हुए मां नदी तेज चलती। अब जो चीज समझा ढाल चीज, अब नदी तीन तरीका में होते हैं। पहला का होते हुए युवा अवस्था, युवा अवस्था मतलब तुम लोग युवा अवस्था में। दूसरी अवस्था प्रौढ़ अवस्था, कहाँ है? तैयारी में है। है? कब छुट्टी हुई है? बस छुट्टी के बाद है, बैठो 2 मिनट। 2 मिनट रही खेलो चल रहा तो था हाँ, टूर्नामेंट सोनी। प्रौढ़ अवस्था पता है जिन्हें पढ़ा के हमें पढ़ दिया नहीं फिर तो संजय को हमें नहीं जानी पड़ी। देखो प्रौढ़ अवस्था तीसरा पॉइंट, जूता कहाँ से है? मम्मी पूछी। तीसरा देखो मम्मी कहाँ है? मम्मी पूजा करेंगे। अम्मा पूछ ली। ठीक है प्रौढ़ अवस्था देखो देखो, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जे नदियां की 3 अवस्था जिसकी ध्यान रखो। अब युवा अवस्था में क्या होते? नदी पर्वत पहाड़ में पद उतरते, पहाड़ स्पीड में। देखो आग की 3 ही अवस्था होती है। हाँ गर्मियों के टाइम पे आग में जवानी आ जाते ढंग का, नेक नेक माच से लगा दो और न्या लगाई माँ पहुंच गई आग, इतनी भयंकर आग होती जवानी भयंकर वक्त। ठंड में कहा जाते हुए प्रौढ़ नहीं आवते, ठंड में बचपन रहा, बचपन लग तो जाते आग, लगी बुझेगी नहीं, और चौमासे में बुढ़ापो आ जाते लगा नेक लगेगी बुझ जाएगी, नेक लगेगी बुझ जाएगी। चौमासे के टाइम पे बुढ़ापो आ जाते, नेक पका लकड़ियां गीली रहते, सर्दी के टाइम पे लकड़ियां इतनी गीली नहीं रहते। लेकिन 3 अवस्था है। प्रौढ़ मतलब बूढ़े है, चौमासे के टाइम पे बुढ़े आ जाते हैं वो। जवानी और बचपन, बचपन और युवा एक ही बात हो। तुम अब युवा बचपन में क्या अंतर है? वो स्पीड से बज रहा है, बताओ ना। और बड़ी जो बूढ़ा आदमी बजा के देख लीजिए, वैसी वह घूटे प्राप्त हुई। हमने बूढ़ा आदमी को देखा वो घूटे में तेल लगावती मिलती, पहला काम तो तेल ही लगावती मिलती। दूसरा काम और कौन बता रहा है सबसे पहले वो जही रोए घूटे नम पीर होते हैं, घूटे नम पीर होते हैं, जब पीरे के बाद बैठ रहा है घूटे नम पीर होते जो बता हमें तो घूटे नम पीर होते क्या की वजह से? घूटे में जो पटेला है जी अपना जी पटेला होते हैं, पटेला के बारे में बताएंगे। पटेला में से काची आवाज आ रही है, घूटे में पीर होते हैं। अरे सर वो बायोलॉजी कौन सा देखो युवा अवस्था में हर चीज, तभी तो कहा था कि तलवारों के साए में इतिहास बनाए जाते हैं और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हम भी दरिया हैं, दरिया का हुनर जानते हैं, जिधर से भी गुजरेंगे अपना रास्ता बना लेंगे। युवा में जितावत होते, कछु चीज छिन जाए तुम्हारे पास, कितने भी राजा कायदे हो, राजा हो तुम्हारे ऊपर से राजा को पाठ छिन जाए तो घबराए नहीं चलनी। हम नहीं तो राजा बने, हमारे अपनी दम पे तो राजा बने। जब हम अपने दम पर राजा बन सकता है और राज्य पाठ हमारा चला हो तो हम फिर अपने दम पे राजा बन जाएंगे। कहा देखते गिरवे के बाद वो कैसा किया जाता है कि गिर कर खड़ा होना उसी तो बाजीगर कहते हैं। तुम युवा है, कबूतर दानों डाल के कबूतर फंसाए जाते हैं, बाज नहीं। तुम बाज है, कबूतर ने का दानों डाले जाते, बाज ने का दानों डाले जाते। बाज उड़ते हुए पक्षी को अध पर ही उठा ले जाते। कि हम दाने डाल के फंसे वाले व्यक्ति नहीं है, हम बाज हैं, कबूतर नहीं। तो कबूतर नहीं बनने, दाने डाल के कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। बाज तुम्हारे आवे भी नहीं दाना डाल के, और पता है भूख लग रही है ना तो उड़ते हुए पक्षी को अध पर ही उठा ले जाए। बाज के ऊपर एक रेबिन नाम को पक्षी बैठ जाता है, रेबिन नाम को कुछ नहीं कहा, पक्षी से बैठे रहो। बाज अपनी ऊंचाई बढ़ाने लगते हैं, ऊंचाई। तो तुम्हें तुम्हारे समाज के लोग नीचे गिराने की कोशिश करेंगे और वे तुम्हारे ऊपर हावी होंगे। जैसे रेबिन बाग के ऊपर हावी है जाते हुए, ऐसे वे तुम्हारे ऊपर हावी होंगे तो तुम्हें नीचे ले जाओ, तुम्हें अपनी ऊंचाई बढ़ाना। ऐसे ही बाज अपनी ऊंचाई बढ़ाते रहते हो और एक समय ऐसा होता है कि इतना ऊंचा हो जाते हो बाज कि मां ऑक्सीजन की कमी आ जाते, हवा ही नहीं रहते। तो अब आप पक्षी के उतरने पत्ते हो नीचे का, अपने आप उतर जाओ। तो तुम्हें इतनी अपनी ऊंचाई बढ़ाना है कि तुम्हारे जो समाज के जो लोग हैं वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपने आप तुम्हें छोड़ दें कि अब तक वो आदमी बहुत आगे निकल सको, अब बाय हम रोक नहीं पाएंगे।
अब बाज हम कभी जिंदगी में रोक नहीं पाए, तो बाज बनाओ, अपनी ऊंचाई बढ़ाओ। बाज सबसे ऊंचाई बाज ही उड़ती है, मस्त टहलते रहते ऊंचाई अलग नहीं दिखाओ तो अलग। अगर बाज ज्यादा जगह पे उड़ रहा होगा ना ऊपर, मर नीचे कोई पक्षी टहलते हुए नहीं दिखाई दे। हाँ ध्यान रखना, शेर और बाज दो चीज है। शेर ज्यादा जगह पे नरवाज देखो ना, तो मन से 2 किलोमीटर के एरिया में पूरा वन खाली है जाते हो, पूरा वन। जो गुफा में रह बारे में गुफा में घुस जाता है, जो पेड़ में रह बारे पेड़ में चढ़ जाता है, क्योंकि शेर ना तो पेड़ में ढंग चढ़ पाओ, गुफा में तो घुस जा रहे, छोटे छोटे छेद होते हैं, तुम ना घुस पाओ। जैसे कछुआ वो खरगोश बिल में घुस जाओ, नहीं मार पाओगे। शेर बनो कि ज्यादा जगह पे आगे जौन से गांव में ठाड़े हैं, वो गांव सुना पड़ जाए। बंदूक ले घर के वाला बंदूक ले ये 47 ले लिखा तार गेट ना देवे लगी थी, तो गांव सुनो पड़ी जाओ, तो 2 दिन बाद तुम सुनने पड़ जाए। सरकार से तो ना ला सकते, सरकार अपनी सेना उतार मार्कोस कमांडो। अगर कोई जी कह रहा हो ना कि हमें मौत से डरना लगा, तुम्हें मौत से, तो यहाँ तो वो झूठ बोल रहा होगा या फिर गोरखा है। गोरखा जो कमांडो होता है रेजिमेंट, बिना डरना लगा। अगर कोई यहाँ बोल रहा हो ना कि हमें मौत से डरना लगा, तो 2 चीज है, या तो वो झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि यार के पास बंदूक नहीं तो अपनी खंजर होते है गोरखा टाइम में, बाहर तुम्हें मार सकता, तुम भले ही बंदूक ले रहे हो, इतनी क्षमता रहता है। तो गोरखा जो होता है रेजिमेंट की, वे ज्यादातर नेपाली क्षेत्र के ज्यादा, नेपाल से ज्यादा आ जाते हैं। तो अब सोचो तुम लोग कि नेपाल देश के व्यक्ति अपने यहाँ आके सेना में भागीदारी देते हैं, नेपाल। अब देखो युवावस्था सुन गए, पहाड़ से नदी स्पीड से चली आ रही थी भयंकर। अब जब 2013 में केदारनाथ में आ गई थी बाढ़, केदारनाथ में हजारों आदमी मरे थे, केदारनाथ में हजारों आदमी, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया में आके कोई नदी स्पीड से आवेगी तो सबसे पहले वो करेगी अपक्षय। बड़े बड़े पत्थर ना लेत वही आवेगी, एक पत्थर जैसे बजावेगी, एक पत्थर जैसे बजावेगी, तो बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्र में क्या करते हैं, अपक्षय करते, जी गल तोड़ेगी, बुगत तोड़ेगी और अल्लाह तल्ला चली जाएगी। 2 दिन नाम बिहार में टाड़ी है, यहाँ उत्तर प्रदेश में कोटाड़ क्या, उत्तर प्रदेश बिहारी क्षेत्र मैदानी इलाकों, तो यहाँ ज्यादातर निक्षेप ज्यादा जाते हैं, यहाँ छोड़े जाते हैं मैदानी क्षेत्र। अब अपरदन और निक्षेप 2 चीज। तो देखो पहाड़ तोड़ के ले आ रहे भयंकर बड़े बड़े पत्थरा जो रेत आ रहा हो ना, इकट्ठो आ रहा हो जी, अपक्षय अपरदन और निक्षेप है कि आवत हो रही, जो छोटे रेत अपने जो प्लास्टर में रेत लगाते हो ना, जो 3 प्रक्रिया से आवत है। सबसे पहले बड़ा पत्थरा होता है पहाड़, तो नदी बड़े पत्थरा लेके आवेगी और एक दूसरे से बजावत वही अपक्षय करते वही आवेगी, घिसत वही आवेगी, अपरदन है रहा है, लास्ट में आके मैदानी क्षेत्र में जमा हो जाते हैं। तो अपन जेसीबी से या पंपन से लेके अपने अपने घंटे में पहुंचा देता है, जिनसे अपन पक्के मकान बना रहे, समझ गए। अब देखो यहाँ कागज चीजें है रंज, यहाँ पहले है सबसे पहले अपक्षय, अपक्षय के साथ साथ क्या है रहा है, अपरदन, यानी गिसाब भी है रहा है, पत्थरा आपके घिसो तो रहे, टूट रहे तो घिसू रहे संग में। अब पहाड़ है, अब प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था को जी मतलब होता है जैसे कि अब हमें युवा है, जाके बाद हमारे तो प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाएंगे। आदमी के तौर पे 40 से 42 साल को जो आदमी की एज होते हैं वो प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाएंगे। तो अब कहा जवानी नहीं, जवानी तो युवा में। अब देखो प्रौढ़ावस्था में कहा नदी मैदानी क्षेत्र में रहता है, मैदान क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। अब मैदानी क्षेत्र में रहता है तो अब यहाँ तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। गंगा जी अपने उत्तर प्रदेश में का तोड़ के ले जाएगी, तोड़े तू ही ना पहाड़ी ना मिलने तोड़े ही करते। जब कोई चीज स्पीड से आवेगी, अपन पानी से अगर कोई चीज तोड़ना होता है तो पानी में स्पीड से गुजरता है, स्पीड से, तो वो स्पीड से गुजरेगा पानी तो कच्ची चीजें तोड़ सकते पानी, तो स्पीड बहुत जरूरी है। तो यहाँ की स्पीड ही खत्म हो जाती है। आदमी तंतु ही ना रात में तोड़े हो कंते 40 से 50 साल की उम्र में आदमी दही बहुत ठाड़ा है, 50 क्रॉस होते क्या वो लठिया ले लेते हैं मारू का, 40 की उम्र में ठाड़ा रहा दही बहुत ठाड़ा है, काम करके बहुत दूरी करता है, तथा ना रातवा के अंदर फूक चुका वो आदमी। तो मैदानी क्षेत्र में नदी आ गई। अब यहाँ अपक्षय तो कर ही ना सकते, खाली घिसेंगे। तो यहाँ कहा रहा है अपरदन है, और अपरदन के संग संग यहाँ निक्षेपण यहाँ छोड़ा चलते हैं, निक्षेपण। जैसे अपनी नदी के जी, तो जी नदी अपने यहाँ का कर रहे, एक तो अपरदन कर रहे, बगल की मट्टी ने खसेट के ले आ रहे, अपरदन कर चली आ रहे, और काउ खेत देख लो भाई, खेत में पूरी मट्टी छोड़ेगी, चढ़की आई दे तो हल्ली आई छोड़ेगी तो छोड़ेगी। तो निक्षेपण
फसल के लिए अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। क्वेश्चन आ रहा हो कि फसल के लिए क्या अत्यधिक उपजाऊ होते हैं? निक्षेपण। देखो पेड़ आपस को चीज की सबसे उर्वरक चीज कितना बकोट के लिए आ गई, यदि चढ़ के आवते तो कितना पाई बच जाते, सेकंड के खाद अच्छी चीजें बकोट के लिए आ जाएगी और त्या खेत में छोड़ जाएगी। तो अब हम फसल अच्छी हुई तो निक्षेपण जरूरी जगह चाहिए। तो समझ गए अपर्दन और निक्षेपण कहाँ होते हैं? प्रौढ़ावस्था में, मैदानी क्षेत्र में। जैसे कि गंगा और यमुना पर बेल्ट हुए, उत्तर प्रदेश, पूर्व बिहार और इधर निकल जाते पश्चिम बंगाल में होते। भाई पश्चिम बंगाल में गंगा जी दो भाग में टूट जाती, एक हुगली, सुनिए पश्चिम बंगाल गंगा जी की सहायक नदी, गंगा जी में से टूट के निकलते हैं नदी, और एक बांग्लादेश में निकल जाता है, बाद में पद्मा का आता है। पद्मा, ठीक, पद्मा। अब देखो जो चीज है तीन। अब देखो वृद्धजा में बूढ़ी है, बूढ़ो आदमी घसटन लगता, खटिया सारा खत्म है तो खटिया पे कट रह जाते, कोई आदमी लेके जाओ ढकेल लेके उठा के। तो अब यहाँ कहा है कि जी कहाँ होते हैं? जी जाएगा होते जब मुहाना पे, मुहाना यानी कि एंड पे। तो माँ अपर्दन तो कर ही ना सकते, माँ खाली का करते हैं निक्षेपण। जमा आएगा घेरो बन जा निक्षेपण। और जो जी निक्षेपण कर रहे थे ना, जासो का आता है अपन डेल्टा। डेल्टा था सुंदरबन का डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। डेल्टा मतलब कि प्लास्टिक उत्तराखंड से बकोट के ले आ रहे हैं, प्लास्टिक है, पत्थरा, गादे, पेड़ पौधा बकोट के ले आ रहे हैं और ले आएगा बांग्लादेश में छोड़ दो। माँ और निक्षेप, माँ डेल्टा इकट्ठा है, जमा है, जमाओ से तो निक्षेपण बोलते हैं, यहाँ ढालों में तो निक्षेपण होता है, जमा है। लेकिन निक्षेपण कौन सी नदी ना करते हैं? निक्षेपण जो डेल्टा कौन सी नदी? नर्मदा नदी, दो लग पार। तो बाम बीच में जमाव होते है तो पानी की स्पीड है हमारे जमाव और दिखाई देते बाकी की सारी। तो नदी पार पर टूटे गिर रहे तो क्या है सबसे पहले हमें टूटना क्या कहलाता है? टूटने के बाद पत्थर ने अब घिसवे लगी है, घिसवे के बाद आपको रेत बनेंगे पत्थरा, निक्षेपण जमा कर रहे हैं। समझ गए? अब बताओ तुम कि महाद्वीप काय में आवे, कौन सी उच्च में आवेंगे? प्रथम उच्च श्रेणी में महाद्वीप आवेंगे। नदी, पर्वत, मरुस्थल कौन सी? नदी को आकार का में आवे तृतीय उच्च श्रेणी। किसी चीज को टूटना फूटना, किसी चीज को घिसना, किसी चीज को इकट्ठा करना, निक्षेपण। नदी की तीन अवस्था, पहली अवस्था युवा अवस्था में नदी अपने कहाँ होते हैं? पहाड़, मुहाना पर निकल रही होते हैं स्पीड से। और प्रौढ़ अवस्था में नदी कहाँ होते हैं? मैदानी क्षेत्र में होते हैं। और वृद्धावस्था में मुहाना, दाएं। अब जब पहली अवस्था में होते युवा अवस्था में तो वे कहाँ चीजें करते हैं? अपचय और अपर्दन। प्रौढ़ अवस्था में आता तो अपर्दन और निक्षेपण। और वृद्धावस्था में निक्षेपण यानी कि छोड़ा चलते और कुछ ना करते। निक्षेपण अपनी खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ, जिसे हमने पता और क्वेश्चन दिया होते हुए कि खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ कहा है? निक्षेपण नदियां अपनी बहुत सी अच्छी लाभदायक चीजें लेके आते और एक खेत में छोड़ जाते हैं। तुम्हारे खेत की चीजें और दूसरे खेत में छोड़ देगी और दूसरे खेत की चीजें और दूसरे खेत में छोड़ देगी, ऐसे वे छोड़ते हुए चले जाते, एक जगह पर रुकत नहीं है। और देखो जो पानी ठहरा है वहां हमेशा बास आवता है। कौन सा पानी ले रहे तुम, वहां बास आ गई। तो नदी को पानी में कोई बास नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही, वो पानी ठहरा हुआ है। तो ऐसे ही तुम्हारे काज है, व्यक्ति अगर ठहर गो तो वो में बास आवन लगी, ठहरे मतलब मर जाते हो ना तो दूसरे दिन अब हम बास आवन लगती पूरी बॉडी में। और जिंदा व्यक्ति में कोई बास नहीं आ रही हमें, क्योंकि वो जिंदा है, न दिन की नहीं पानी की नहीं चल रहा हो। तो हमेशा अपनी गति को कभी धीमा मत होने दीजिए, भले ही धीरे धीरे चल रहे तो नहीं कि हमें 100 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे तो ही चलेंगे, नहीं, 1 की स्पीड से चलो पर रेगुलर चलो, रेगुलर चलो। क्लियर आया? एकदम दिमाग में फिट है। अब हम तुम्हें कल पढ़ाएंगे और नदने को आकार बताएंगे कि कौन से आकार से का चीज। तो आज का इतना ज्यादा पढ़ा देना, दिमाग को तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस हो जाओ। अब कल ठीक है।